नमस्ते दोस्तों। कल किसी कारणवश व्यस्त होने की वजह से आगे का वीडियो दे नहीं पाया। आज हम बात करते हैं अध्याय पहला जो हम पढ़ रहे थे मानव भूगोल का। मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विकास, उसी तरह संदर्भ में हम बात करते हैं। हम पढ़ रहे थे मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं कि आधुनिक काल जो था, हमने पढ़ा था कि जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, फ्रांस के हैं, अमेरिका के हैं, ब्रिटेन के, इन सब भूगोलवेत्ताओं ने जो भूगोल के क्षेत्र में काम किया, उससे भूगोल की एक नई परिभाषा या भूगोल में एक नया विकास का आयाम स्थापित हुआ। उसी संदर्भ में हम आज बात करते हैं। हालांकि हम बात करते करते आगे थे, आधुनिक काल में आगे। मैंने आपको ये कहा था कि हम मानव भूगोल में कुछ विचारधाराएं आई थी, उन विचारधाराओं की हम बात करेंगे। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में। फ्रेडरिक रेटजेल जो है वो मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। क्यों कहा जाता है वो आपको पता है। मैंने बताया था कि एंथ्रोपोजोग्राफी नाम की उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक के अनुसार वो मानव भूगोल में जो उन्होंने योगदान दिया, उस वजह से उनको फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। उन्होंने मानव भूगोल के आगे के कार्यकाल में उन्होंने ये बताया, विकास के दौर में, कि प्रारंभिक दौर से मानव वातावरण संबंधों का नियतिवादी, संभववादी और नवनियतिवादी विचारधाराओं के अनुसार अध्ययन किया गया था। अब ये कह रहा है कि हम बात करेंगे नियतिवादी। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि नियति क्या वाद है वो हम आपको बताएंगे। चलिए, वो समय आ गया है कि नियतिवादी क्या है। नीतिवादी में प्रकृति को और संभववाद में मानव को अधिक महत्व दिया जाता है। 21वीं सदी के शुरुआत में नवनिश्चयवाद भी आ गया था। ये बात हम आगे इसको डिटेल में ले लेंगे, वहाँ क्लियर हो जाएगी। देखिए, अब हम एक एक लेते हैं। जैसे ये नवनीतिवाद, इन सबको मैं बाद में समझा दूंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाया नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। मानव भूगोल में नियतिवाद नाम की एक परंपरा चली थी। नियतिवाद का मतलब ये होता था कि प्रकृति, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, प्राचीन काल में जो सभ्यताएं थी वो प्रकृति की शक्तियों से प्रभावित थी और प्रकृति की पूजा अर्चना करती थी और प्रकृति में अपनी आस्था रखती थी। ये कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के अनुसार मानव अपने क्रियाकलाप करता था। मानव प्रकृति के अनुसार चलता था। पूरी तरह से प्रकृति का नियंत्रण मानव के क्रियाकलाप पर था। ये बार बार घुमा घुमा के एक ही बात जब हम कहते हैं, मतलब इस बात का एक ही सारांश निकलता है कि प्रकृति ज़्यादा पावरफुल है और मानव उसके सामने एक दास की तरह है, एक उसके बच्चे की तरह। जैसे एक माता पिता के कोई संतान होती है, माता पिता के पूर्ण तरह नियंत्रण में होती है और वो उस संतान अपने माता पिता के बिल्कुल अनुसार ही चलता है, एक आज्ञाकारी संतान की तरह। तो उसी प्रकार से मानव शुरुआत में प्रकृति का आज्ञाकारी पुत्र था या पुत्री थी या संतान था। जैसा जैसा प्रकृति कहती थी वैसा वैसा वो करता था। इस विचारधारा का नाम नियतिवाद था। लेकिन आपको पता होगा, हम पढ़ रहे थे कुमारी सैंपल के बारे में, जो रेटजेल की परम शिष्य है। उसने नियतिवाद के कट्टर समर्थक के बारे में ये कह दिया था कि मानव की जो आत्मा है, शरीर को तो छोड़िए, उसकी जो आत्मा है वो भी प्रकृति से निर्धारित है। और उसने कई एग्जाम्पल भी दिए। कुल मिला के जब कुमारी सैंपल ने कट्टरता की हद कर दी, तब जाके ऐसा महसूस किया गया फ्रांस स्कूल में। फ्रांस के जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने महसूस किया कि मानव की शक्तियों को, मानव के कार्यों को क्षीण माना गया है, कमजोर, बहुत वीकनेस माना गया है। तब उन्होंने कहा कि मानव के लिए मानव भूगोल पढ़ रहे हैं और मानव के कार्यों की कोई यहाँ प्रशंसा नहीं कर रहा, मानव के द्वारा किया गया विकास कोई मायने नहीं रखता। तब उन्होंने नियतिवाद के अंगेस्ट में, विपक्ष में, उन्होंने एक नई विचारधारा दी। उसका नाम था संभववादी विचारधारा, पॉसिबिलिज्म। पहले वाली विचारधारा का नाम है डिटर्मिनिज्म, और जिसको नियतिवाद कहते हैं, और दूसरी वाली है आपके संभववाद या पॉसिबिलिज्म। इसमें क्या था? इसमें यह था कि मानव के कार्यों को महत्व दिया गया। इन्होंने ये फ्रेडरिक मैं नाम भूल गया, विडाल लब्लांस, बाद में अपने शुरुआत में पढ़ा था उनकी परिभाषा। फ्रांस स्कूल के जो मेन हैं वो हैं विडाल लब्लांस।
विडाल ब्लांस ने नियतिवाद के जो लोग थे उनको थोड़ा सा उन्होंने डांट फटकार सी लगाई कि नहीं ऐसा नहीं है, मानव के कार्य भी महत्व रखते हैं। फिर उसके भी जो शिष्य हुए, स्टूडेंट हुए, जैसे जीन ब्रून्स हुआ, डिमांजियावा, मार्थिन हुए, तो इन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने संभववाद विचारधारा को कट्टर रूप से रखा और प्रकृति को गौण कर दिया। ये विचारधाराएं आई। उसके बाद में इन दोनों विचारधाराओं की वजह से भूगोल में ड्यूलिज्म आ गया, यानी द्वैतवाद आ गया। दो विचारधाराएं पैरेलल चलने लगी, भूगोल के टुकड़े होने लगे। तब उसी दौरान अमेरिकी भूगोलवेता है ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने एक नई विचारधारा दी जिसका नाम था नवनियतिवाद। देखो यहाँ नाम भी आया है नवनीतिवाद का, यहाँ पर नाम आया है नवनीतिवाद का। और इसका एक और नाम दिया गया रुको और जाओ। ये कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है कि रुको और जाओ विचारधारा क्या है, तो वो ये है नवनीतिवाद। रुको का मतलब ये है, नवनीतिवाद में इन्होंने ये कहा ग्रिफिथ टेलर ने कि नियतिवाद वाले भी सही हैं और संभववाद वाले भी सही हैं, लेकिन दोनों का जो अपना अपना मत है, एक पक्ष में बोल रहे हैं, एक प्रकृति के पक्ष में बोल रहा है, एक मानव के पक्ष में बोल रहा है, जो दोनों गलत है। जैसे एक सिक्का जो होता है उसके दो फलक होते हैं, दो पहलू होते हैं। तो सिक्के का अगर एक पहलू, सपोज दैट आपके पास 5 का सिक्का है, उसको काट के आप अलग अलग कर दीजिए, हेड वाला अलग और टेल वाला कर दीजिए, तो 2.5 रुपये के होने चाहिए। कहता तो ये कि 5 के सिक्के के 2 टुकड़े कर दिए तो वो 2.5 रुपये में तो चलना ही चाहिए। अब आप उसको एक दुकान पे लेके जाके दिखाइए और कहिए कि इस टेल का मुझे आप 2.5 रुपये की चॉकलेट दे दो। कोई आपको हेड दे देगा तो दोनों को जोड़ के उसको भी 2.5 की दे देना, तो दुकानदार इन चीज़ों को नहीं लेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिक्के के दो पहलू जब तक एक दूसरे के आपस में जुड़े हुए नहीं हो, एक दूसरे के भले ही दोनों अपोजिट हों, लेकिन दोनों साथ रहते हैं तो सिक्के का महत्व होता है। हेड एंड टेल दोनों साथ होते हैं तो 5 का सिक्का 5 में चलता है, न कि 4 में चलता है। उसी प्रकार से प्रकृति सिक्के का एक पहलू है और मानव सिक्के का दूसरा पहलू है। जब तक दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं रहेंगे, एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, तब तक दोनों का कोई महत्व नहीं है। ना तो प्रकृति का महत्व है, ना मानव का महत्व है। इसीलिए ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि ना तो मानव प्रकृति का गुलाम है और ना ही मानव प्रकृति का विजेता। यानी कहने का तात्पर्य कि प्रकृति मानव को गुलाम नहीं बना सकती और मानव प्रकृति का विजेता नहीं हो सकता, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक संकल्पना दी थी नवनियतिवाद, जिसको नियो डिटर्मिनिज्म के नाम से जानते हैं, और उसको रुको और जाओ के नाम से इसलिए भी कहते हैं कि प्रकृति मानव को कुछ कार्यों के लिए रोकती है। अगर मान लीजिए प्रकृति में कोई नुकसान हो रहा हो मानव के ऐसे क्रियाकलाप से, तो प्रकृति उसको पहले रोकती है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल आपने देखा होगा, उसमें ट्रैफिक चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, वो लोगों को एक तरफ से आ रहे हैं तो उनको रोकता है। रोकने का मतलब ये नहीं कि उनको परमानेंटली रोकता है, रोकता इसलिए है कि सामने जो खतरा है, दूसरी साइड के जो लोग निकल रहे हैं वो निकल जाएं आराम से और रास्ता साफ हो जाए, तो उनको वापस कहता है कि अब तुम जाओ। यानी सभी लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए वो ऐसे कार्य कर रहा है। तो यहाँ रुको का मतलब ये है कि रुको का मतलब ये है कि एक बार आप प्रकृति के काम कर रहे हो, प्रकृति का, और प्रकृति के किसी तत्व को नुकसान हो रहा है तो एक बार आप रुको, और जब वो नुकसान नहीं हो रहा हो, अब आपको लगता है कि मानव के कार्यकलाप से प्रकृति के किसी अन्य तत्व को नुकसान नहीं होगा, तो आप जाओ काम करो। तो इसी को ग्रिफिथ टेलर को इन्होंने कहा था नवनीतिवाद के प्रवर्तक कह सकते हैं। तो नियतिवादी के प्रवर्तक हो गए आपके रेडजेल, संभववादी विचारधारा के प्रवर्तक हो गए विडाल डे ला ब्लांस, और नवनीतिवाद के प्रवर्तक हो गए ग्रिफिथ टेलर। ये एक एक नंबर के प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, और भी विचारधाराओं की बात करते हैं। विचारधाराओं की वो बात इसमें ये करते हैं कि 1930 का एक दशक है, उसमें ये कहता है मानव भूगोल का विभाजन बताया ना आपको, विभाजन का मतलब द्वैतवाद है, तो एक सांस्कृतिक भूगोल और एक आर्थिक भूगोल के रूप में हुआ। मानव भूगोल का देखो, भूगोल के 2 भाग हमने पहले शुरुआत में पढ़े, एक का भौतिक भूगोल नाम था, एक का मानव भूगोल नाम था। मानव भूगोल के टुकड़े हो रहे हैं, वो कह रहा है 1930 के दशक में ये जो 10 साल का समय, इस समय मानव भूगोल के टुकड़े हुए, एक हुआ सांस्कृतिक भूगोल और एक हो गया आर्थिक भूगोल। विशेषीकरण की बढ़ती मतलब स्पेशलाइजेशन बढ़ता गया,
ये होता है, समय के साथ इसमें ये चीज़ें होती रहती है, तो विशेषताएं बढ़ती रहती है और विशेषज्ञ होते रहते हैं। तो विशेषज्ञ जैसे जैसे विषय की गहराइयों में जाते हैं तो उसकी कई शाखाओं का निर्माण होता है। तो शुरुआत में तो कोई यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम में, कल को मान लीजिए आप कोई नेट या सेट की या मान लो स्कूल लेक्चरशिप की तैयारी करते हैं तो वहाँ सवाल पूछते हैं कि मानव भूगोल में द्वैतवाद के रूप में सबसे पहले कौन सी शाखाएं बनी। तो मानव भूगोल में द्वैतवाद के समय दो शाखाएं महत्वपूर्ण बनी, अलग हुई। वो थी एक तो सांस्कृतिक भूगोल और दूसरा था आर्थिक भूगोल। और कब हुआ? 1930 के दशक में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गहराई वाले प्रश्न है, हर कोई इसको राइट नहीं कर पाता है। चलिए हम बात करते हैं आगे। बात ये करते हैं कि जैसे जैसे सब्जेक्ट में विशेषीकरण होता गया, विशेषीकरण का मतलब सब्जेक्ट की रिसर्च होते गए, शोध वगैरह होते गए, तो उसमें नई नई बातें आने लगी। तो मानव भूगोल की भी कई, पहले दो शाखाएं थी, बाद में कई उपशाखाएं बनी, जिसमें जैसे राजनीतिक भूगोल बना, सामाजिक भूगोल बना, चिकित्सा भूगोल बना, ऐसे बहुत सारे भूगोल इनमें बने। अब आगे बात करते हैं, एक युद्ध काल है, देखिए यहाँ पर युद्ध काल के बारे में बात करते हैं। दो युद्ध हुए, आपको पता होगा, पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। तो उसमें ये कह रहा है कि दोनों जो विश्व युद्ध थे उनके बीच की जो अवधि है उसमें क्षेत्रीय विभेदन को महत्व दिया गया। हमने पहले ही पढ़ा था कि भूगोल एक क्षेत्रीय विभेदी अध्ययन करता है, क्षेत्रों का वर्णन करता है। तो यह क्षेत्र विभेदन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भिन्नता मिलती है उसको पढ़ा जाता है। तो ये कब इसका महत्व बढ़ा? पहले इतना नहीं था महत्व, ये ज़्यादा महत्व बढ़ा गया था पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध के जो बीच का टाइमिंग है उस समय क्षेत्रीय विभेदन को ज़्यादा महत्व मिला। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की बात कर रहा है, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ उस दौरान ये कह रहा है कि 2 दशक में मानव भूगोल की विषय वस्तु में स्थानिक संगठन, लोकल ऑर्गेनाइजेशन को महत्व दिया गया। ये एक मेथड है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, क्षेत्र को पढ़ते हैं तो स्थानीय संगठन का मतलब होता है स्थानीय जो संसाधन है या स्थानीय जो मानव समुदाय है उस संगठन की हम बात कर रहे हैं। तो स्थानीय संगठन जो उपागम का मतलब मैंने कल आपको बताया, पहले वाली कक्षा में बताया था, उपागम का मतलब होता है मेथड या मेथोडोलॉजी, या हम यूँ कह सकते हैं कि अप्रोच, हिंदी में कहें तो पढ़ने की विधियाँ। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद 2 दशक तक ये कह रहा है जो स्थानीय संगठन है उसके उपागम बढ़ा, मतलब एक एक स्थान को पढ़ा जाने लगा, यानी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाने लगा और विभिन्न मानवीय क्रियाओं के प्रतिरूपों को पहचानने जा रहा था इस समय। अब हम बात करते हैं 1950 के 60 के दशक की बात कर लेते हैं। उस समय मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। मात्रात्मक क्रांति का मतलब ये होता है कि भूगोल में आंकड़े आने शुरू हो गए और आंकड़ों को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। तो बहुत सारे लोग आंकड़ों के आधार पर ही अपने डिसीजन देने लगे। तब बहुत सारे विद्वानों ने इसका विरोध भी किया। उन्होंने ये कहा कि मात्रात्मक क्रांति से अगर डिसीजन लेना तो फिर ह्यूमन व्यवहार, जो मानवीय व्यवहार है उसका क्या मतलब है, बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर का क्या मतलब है, क्या महत्व है। सारा काम मशीनों से करना है, सारा काम डाटा को आधार मान के करना है, तो फिर ह्यूमन की क्या ज़रूरत है। तो इससे असंतुष्ट होकर लोग, भूगोल में निरस्ता बढ़ गई। तो 1970 के दशक के बाद, 1970 के बाद का जो समय मानव भूगोल में, उसमें कई दार्शनिक विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ, कई ऐसी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी आने लगी और मानव कल्याण पर विचारधारा का इसमें जन्म हुआ। जब फिलॉसफी आइडियोलॉजी आई तो उसमें सबसे पहले ये कहा गया आंकड़ों का महत्व नहीं है, मानव का महत्व है। तो मानव की, जो भी मानव भूगोल में आप काम कर रहे हो उसका एक ही ध्येय होना चाहिए कि मानव का कल्याण हो। तो मानव के कल्याण के बारे में सारी बातें कही गई। तो एक नई विचारधारा है जिसका नाम था मानव कल्याण परक विचारधारा। आगे चलते हैं इसी में। देखो उसके बाद में कह रहा है कि मानव कल्याण विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से रहा। इसमें मानव कल्याण पर विचारधारा में क्या क्या चीज़ों पर महत्व दिया गया? मानव के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, उसकी आवाज़ जैसे पक्ष शामिल किए गए। और बाद में ये कह रहा है कि इस पक्ष के बाद में कई क्रांतिकारी विचारधाराएं हो रही, जिसमें निर्धनता के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता के लिए मार्क्स के सिद्धांत का अनुसरण किया गया। साम्यवादी विचारधारा कह सकते हैं इसको हम। कम्युनिस्ट जिसको बोलते हैं, वामपंथी, वो आ गए थे। आपको पता होगा कार्ल मार्क्स का यहाँ जिक्र हो रहा है। इसने दास कैपिटल नाम की किताब लिखी थी और उन्होंने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। गरीब और अमीर की जो खाई थी उनके बीच की लड़ाई, अमीरों की और गरीबों के बीच की लड़ाई में उन्होंने कहा था कि बिना गरीबों के अमीरों का अस्तित्व नहीं है।
ये चीज़ें आने लगी और समाज में जो असमानता थी, सामाजिक असमानता, उससे ये एक नई विचारधारा पैदा हुई और समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद को विकास, उस समय जो समस्याएं थी वर्ल्ड के अंदर वो थी पूंजीवाद की वजह से। मेरा विचार ये भी है कि पूंजीवाद की वजह से आज भी समस्याएं विद्यमान हैं। सारा झगड़ा अमीरों का है, गरीबों का नहीं है। आप जानते हैं, सब समझते हैं, पूंजीवाद ही आज की दुनिया की असंतुष्टि का कारण है, लेकिन इसके बिना रह भी नहीं सकते। पैसा सब कुछ नहीं होता, खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं होता। तो वो चीज़ यहाँ पर है। चलिए हम बात करते हैं आगे। पूंजीवाद के कारण हुआ था। अब ये कह रहा है कि इन सब के बाद में एक और विचारधारा है जिसका नाम था आचरण परक विचारधारा, यानी आचरण का मतलब व्यवहार है, व्यवहारवाद आ गया भूगोल में। इसके अनुसार मानव आर्थिक क्रियाएं करते समय हमेशा आर्थिक लाभ पर विचार नहीं करता, बल्कि वह अधिकांश ऐसे निर्णय ले लेता है जो यथार्थ पर्यावरण की अपेक्षा मानसिक मानचित्र यानी व्यवहार पर्यावरण पर आधारित होता है। कई बार क्या होता है, इंसान या मानव जो काम करता है वो केवल अर्थ लाभ के लिए या आर्थिक लाभ के लिए नहीं करता। कई बार वो अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए या अपने व्यवहार के अनुसार कि वही मैं मेरे ही शहर में, मेरे ही होता ना, मैं मेरे देश में ही काम करूँगा। ऐसे बहुत सारे विद्वानों के उदाहरण देखने को मिलेंगे। जो लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन वर्ल्ड वाले उनको बुला रहे थे, अमेरिका वाले या बड़े दूसरे देश से उनको बुलाते थे, वो कहते नहीं, हम हमारे देश के लिए काम करेंगे। तो वहाँ आर्थिक लाभ नहीं देखा, उनका व्यवहार इस देश के प्रति क्या है, इस हमारे देश के समाज के प्रति उसका क्या व्यवहार है, उसको महत्व दिया गया। तो ये काल भी आया गया बीच में, जिसमें मानव के जो व्यवहार है उसको मान्यता मिली। विचारों में बदलाव आंशिक रूप से विश्लेषणों के मापदंड में परिवर्तन के कारण आते हैं। विचार आदमी के किसी कारणवश आते हैं तो बदलाव आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। 21वीं सदी में मानव भूगोल में सामान्य निकाय सिद्धांत आ गया। अभी 21वीं सदी में एक और बताया इन्होंने कि सामान्य निकाय सिद्धांत और मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांत की उपादेयता का मतलब है उसकी यूटिलिटी पर प्रश्न उठने लगे। अब हम अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया जा रहा है। इस प्रकार मानव भूगोल निरंतर विकास के साथ गतिशील भी रहा है। मैं यहाँ सारी बात को सारांश में कह देता हूँ कि मानव की जो शुरुआत हुई थी वो मानववाद से हुई थी, और लास्ट में जाते ये जो सारी बातें कह रहे हैं ना, उपायदेयता शब्द है कि कुछ भी करिए, मानव भूगोल में कितनी विचारधारा डाल दी है, सारी की सारी विचारधाराएं मानव के लिए है, मानव के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व उस पर आ गया। तो आखिर में जाके मानव भूगोल में वापस मानववाद आ गया, ह्यूमनिज्म वापस आ गया। तो इस तरह से मानव भूगोल कभी भी स्थिर नहीं रहा, गतिशील रहा, इसका विकास हमेशा आगे बढ़ता गया। ये बात को समझा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं उसी के बाद संदर्भ में। इस प्रकार मानव भूगोल विकास निरंतर गतिशील भी रहा। समय के साथ साथ इसका महत्व अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता विस्तृत होती गई, अन्य विषयों के साथ इसके संबंध बढ़ने लगे। आज भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा, इस शाखा का आज पूरे वर्ल्ड में ये कहता है, मानव भूगोल की जो महत्वपूर्ण शाखा है कौन सी, मानव भूगोल। हमने पहली लाइन पढ़ी थी, मानव भूगोल की एक आधारभूत शाखा है। तो इसमें आज वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल के बारे में बात करते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी इनकी तरफ ध्यान तक नहीं देते। बोर्ड के अनुसार आपके एक एक नंबर के जो सवाल आते हैं वो सारे इन्हीं में से आते हैं। मैं आपको कहूँगा, अगर आपके मान लीजिए 12 या 13 नंबर के जो एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं उसमें से 12 अगर आते हैं तो 10 इसमें से ही आएंगे, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं में से ही आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इन पर। इसलिए हम हमारे वीडियो में इन सब पर चर्चा करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे कि अक्सर हम पाठ का पढ़ेंगे। एक मिनट देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है, पहले वाला टॉपिक पर बात करते हैं। वही भूगोल जो क्षेत्रीय वर्णीय विज्ञान है, जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया भूगोल की 2 शाखाएं होगी, हम बात कर चुके हैं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। और मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूह के प्राकृतिक सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों का प्रभाव, प्रतिक्रिया, पारस्परिक संबंध और स्थानिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। और चौथा टॉपिक ये इसके अंतर्गत है, मानव भूगोल क्षेत्र विशेष में समय के साथ साथ मानव और वातावरण के जो सभी जटिल तथ्य थे उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव को केंद्र की भूमिका में मानकर पढ़ा गया, मतलब मानव को केंद्र माना गया इसके अंतर्गत। और
5 ही जो बात कर रहा है वो हटिंगटन कह रहा है कि हटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 भागों में बांटा था। आपको पता होगा भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रिया। आप मुझे कमेंट में बताएंगे भौतिक दशाओं में क्या क्या पढ़ते हैं और मानवीय अनुक्रिया में ह्यूमन रेस्पॉन्स, फिजिकल कंडीशन या फिजिकल करेक्टरिस्टिकीज एंड ह्यूमन रेस्पॉन्स, इन दोनों के बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं मैंने चर्चा करके बताया। उस वीडियो को आप वापस सुन लीजिए। वहाँ पर मैंने बताया कि भौतिक दशाएं कौन कौन सी होती है और मानव की अनुक्रियाएं कौन कौन सी होती है। वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा है और सुना है ध्यान से। चलिए आगे बात करते हैं अपन छठे पॉइंट की। समय के साथ मानव भूगोल विषय की स्पष्ट करने वाले उपागम का मैंने मतलब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया आपको। उपागम का मतलब मेथोडोलॉजी, अप्रोचेज, मानव भूगोल को बेहतरीन तरीके से कैसे समझ सकते हैं, बेहतरीन तरीके से कैसे इसको अध्ययन कर सकते हैं, तो उसके लिए उपागम या मेथोडोलॉजी या अप्रोच आए हैं, तो उनके बारे में आया है जिक्र। और सातवां और आखिरी दिया गया है, मानव भूगोल के विकास को अध्ययन की सुविधा के लिए हम 3 युगों में बांटते हैं। आपको पता ही है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। चलिए हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। छोटे वाले प्रश्न देखते हैं, बड़े वाले आप जो मैंने पढ़ाया है उनको एक बार सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आधुनिक मानव भूगोल के जो जन्मदाता हैं आपको पता ही है, रेडजेल है ही। उसके बाद में देखो एक परिभाषा दी हुई है, मैंने 3-4 बार इस पीछे वाले वीडियो में बोला है इस परिभाषा को, कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। ये बात आपको पता है कि कुमारी सैंपल ने कही है। और आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तीसरा जो प्रश्न है इसमें ऑब्जेक्टिव, हालांकि आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आजकल आने बंद हो गए हैं, फिर भी इनका एक लाइन वाले जो आपके आंसर आते हैं उसमें इनको महत्व दिया जा सकता है। जैसे नवनीतिवाद की हमने अभी जस्ट थोड़ी पहले बात करी थी, ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। और नियतिवाद का प्रवर्तक पूछे तो फ्रेडरिक रेडजेल है, और संभववाद का पूछे तो आपके कौन है, विडाल डी लाप्लांस है। लेकिन ध्यान रखना, एक नई चीज़ बताता हूँ, आपकी बुक में नहीं आया है। संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो फ्रांस के एक विद्वान है फेब्रे। ध्यान से सुनिए, फ्रांस के एक विद्वान है फेब्रे, उन्होंने सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन संभववादी विचारधारा के जो प्रवर्तक है वो विडाल डी लाप्लांस है। और नवनीतिवाद का तभी आपने जस्ट देख ही लिया कि ये ग्रिफिथ टेलर है। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं है, फ्रांस से जुड़ा हुआ नहीं है। आपको पता है विडाल डी लाप्लांस है वो फ्रांस के हैं, जिन ब्रोंच इसके स्टूडेंट है तो वो भी फ्रांस के हैं, डिमांजिया भी ब्लांस के स्टूडेंट हैं। तो रीटर जो वो जर्मनी के हैं, कार्ल रीटर। हमने पढ़ा था कि 18वीं शताब्दी में हम्बोल्ट और रीटर ने आधुनिक मानव विकास का विकास किया था। तो उसकी बात करें तो कार्ल रीटर वो जर्मनी के न कि फ्रांस के हैं। ये हमारे प्रश्न हुए ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब हम शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न देखते हैं। उसमें लेते हैं सबसे पहले, मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटकों के नाम आपको बताने। ये मैं आपको काम दे रहा हूँ, मुझे बताने आपको। मैंने चर्चा करी है, फिर भी आपको बताना नहीं हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा कि आपकी बुक में नहीं दिया, मैंने बोला है उसमें ध्यान देना, मैंने बोल के सुनाया है उसमें ध्यान देना, मैंने इस बात को जिक्र किया है, आप ध्यान से सुनना उसको। रेडजेल की पुस्तक कौन सी थी, इसको भी हमने इस पीछे वाले वीडियो में, आज वाली वीडियो में मैंने बात करी है, एंथ्रोपोजोग्राफी। संभववाद विचारधारा किसने दी, अभी हमने कुछ सेकंड पहले ही बात करी है, वो थे आपके विडाल डी लाप्लांस। प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्रों के नाम बताने। प्राचीन सभ्यताएं जैसे मिस्र है, भारत है, चीन है, ये सब क्या है, प्राचीन कालीन सभ्यताएं हैं। थोड़ा लघुतरात्मक प्रश्न कह सकते हैं, जिसमें कम से कम 50 शब्दों में आंसर देना होता है। पहले वालों को 20 शब्द, 20 वर्ड बहुत हैं, इसके 50 वर्ड चाहिए। मानव भूगोल के 5 उप क्षेत्रों के नाम बताने हैं। और मानव भूगोल की प्रकृति हमने बात कर चुके हैं हम लोग भी। और मध्यकाल में मानव भूगोल के विकास को समझाना। मध्यकाल में मैंने बताया था कि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अनुसंधान, शोध, तकनीकी ज्ञान, रहस्य खुले थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भूगोलवेत्ताओं ने यात्राएं करी थी, ये सब मध्यकाल में हुआ है। निम्नात्मक सवाल में ज़्यादा कुछ बड़े इस पार्ट में से कम ही आते हैं निम्नात्मक सवाल। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के बारे में बताना है और आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ। आधुनिक काल का विशेष ध्यान रखना, 18वीं शताब्दी से शुरू होता है और चलते 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 हमने जो लास्ट में मानववाद पढ़ा है, नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद, ये सब पढ़े हैं, वो लास्ट में जाते हैं, लास्ट वाले विचारधारा वहाँ तक आते हैं। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर बात करेंगे एक नए वीडियो के साथ।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।